नमस्कार। जीएस क्विक रिवीजन सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज ये इसका 16वां वीडियो है और हम लोग मध्यकालीन इतिहास को कवर कर रहे हैं। अगर अब तक आप लोगों ने 15 वीडियो पिछले नहीं देखे हैं तो एक प्लेलिस्ट बनी है जीएस रिवीजन के नाम से, उस पर आप जाकर उसको पूरा देख सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज हम लोग मुगल कालीन प्रशासन को देखेंगे। मुगल काल के जितने भी शासक थे, इम्पोर्टेंट शासक, उन सब को हमने पढ़ लिया है, उनके जो महत्वपूर्ण कार्य हैं उसको देख लिया है। अब हम मुगल काल के प्रशासन के बारे में बात करेंगे कि वहाँ प्रशासन व्यवस्था कैसी थी। मुगल शासन की अगर हम बात करें तो दो प्रकार में विभक्त था। पहला था केंद्रीय यानी सेंट्रल, और दूसरा था प्रांतीय यानी राज्य प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन में सर्वे सर्वा मुगल साम्राज्य का मुगल बादशाह ही होता था। वह सभी दैवीय अधिकारों से संपन्न माना जाता था। उसकी सहायता के लिए बहुत सारे अधिकारी होते थे, जिसमें से जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण अधिकारी हैं उनको देख लीजिए। मीर बख्शी ये सेना विभाग का प्रमुख होता था, सैन्य विभाग प्रमुख होता था। ये जो मनसबदार होते थे उनकी नियुक्ति के लिए सिफारिश करता था तथा उनके लिए जागीर की भी अनुशंसा करता था, उनके लिए जागीर रिकमेंड करता था। ठीक है, तो ये मीर बख्शी मुख्य रूप से सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। दीवान ये राजस्व या वित्त का प्रमुख होता था। सद्र ये धार्मिक मामलों का प्रमुख होता था। मुहत्सिब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जनता के नैतिक आचरणों का संरक्षक होता था, उसका निरीक्षण करता था मुहत्सिब नामक अधिकारी। दरोगा ए डाक चौकी ये गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था। इंपॉर्टेंट है, गुप्तचर विभाग का ये प्रमुख होता था। इसके बाद प्रांतीय प्रशासन की हम बात करें तो प्रांतीय प्रशासन को कुछ इस प्रकार बांटा गया है। प्रांत, जिसको सूबा भी कहा जाता था, इसका विभाजन सरकार या जिले में होता था। जिले को सरकार कहा जाता था, जिसका प्रमुख अधिकारी फौजदार होता था। फिर जिले को परगनों में बांटा गया था। परगनों का प्रमुख अधिकारी सिकदार, आमिल और कानूनगो होता था। और परगनों को छोटे छोटे ग्राम या गांवों में बांटा गया था। गांव सबसे छोटी इकाई थी प्रशासन करने की। ओके, मुगल काल में तो अकबर के समय कुल 12 प्रांत थे, जो कि आगे बढ़ते गए और औरंगजेब के काल में कुल 20 हो गए थे। ओके, इन प्रांतों के जो प्रमुख अधिकारी थे उसमें फौजदार सैनिक अधिकारी होता था। सिकदार ये कानून व्यवस्था संरक्षक होते थे। ये भू राजस्वों के संग्रह में आमिल एक अधिकारी होता था, उसकी सहायता करता था। फौजदार ये खजांची होता था। ओके, अकबर ने मालगुजारी एकत्र करने के लिए करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति की थी। मुख्य रूप से टैक्स को इकट्ठा करने के लिए, राजस्व को इकट्ठा करने के लिए, मालगुजारी को इकट्ठा करने के लिए एक अधिकारी, एक ऑफिसर की इसने नियुक्ति की थी, जिसका नाम करोड़ी था। किसने किया था? अकबर ने किया था। इम्पोर्टेंट है। मनसबदारी व्यवस्था की तरफ आते हैं। मनसबदारी व्यवस्था अकबर द्वारा प्रारंभ की गई थी 1575 ईस्वी में। ओके, मनसब का अर्थ होता है पद या प्रतिष्ठा या हैसियत। ये मनसब का साधारण अर्थ होता है। अकबर की मनसबदारी व्यवस्था ये मंगोलों द्वारा जो दशमलव पद्धति अपनाई गई थी, उसी पर मनसबदारी व्यवस्था भी आधारित थी। मनसबदारी व्यवस्था में मनसब की 3 श्रेणियाँ होती थी और 2 रैंक होता था। जो रैंक होते थे वो जात रैंक और सवार रैंक होते थे। जात रैंक, जो देखिए मनसबदार की जो रैंक होती थी वो 2 अंकों में व्यक्त की जाती थी, जिसमें जो पहला अंक होता था वो जात रैंक संबोधित करता था या उसका बोधक होता था, और द्वितीय अंक वो सवार रैंक का बोधक होता था। ओके, तो ये मनसबदारी व्यवस्था अकबर ने लागू की थी। मनसबदारी व्यवस्था के स्थान पर अकबर के आगे के प्रमुख शासकों ने कुछ अलग अलग व्यवस्था लागू की। जैसे जहांगीर ने मनसबदारी के स्थान पर 2 अस्पा या सिंहस्पा व्यवस्था लागू की, जबकि शाहजहां ने महाना वेतन पद्धति लागू किया था। इम्पोर्टेंट है। ओके, मुगल काल में राज्य द्वारा तैनात घुड़सवार सैनिक बरगीर कहलाते थे।
ये राज्य द्वारा तैनात होते थे, इनको सारा खर्च राज्य सरकार, घोड़े से लेकर सब कुछ राज्य सरकार मुहैया करवाती थी। ये बरगीर कहलाते थे। जबकि यहाँ पर आप लोग आगे नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ पर कुछ सैनिक ऐसे भी होते थे जो अपना प्रबंध स्वयं करते थे, घोड़े अपने खुद लाते थे, उनके खाने पीने का सामान, अपने खाने पीने का सामान खुद लेकर आते थे। उनको सिलेदार कहा जाता था, उनको सिलेदार कहा जाता था, इम्पोर्टेंट है। अकबर ने एक विभाग, नौसैनिक विभाग की स्थापना की थी जिसका नाम था नवाड़ा, अक्सर पूछ लेता है। मुगलों की आय का, मुगलों की इनकम का सोर्स क्या था? भू राजस्व। ओके, भू राजस्व निर्धारण की उस समय 3 पद्धतियां लागू थीं। जब्ती या आईने दहसाला प्रणाली, ये 1582 में अकबर द्वारा सर्वप्रथम लागू की गई थी। कनकूत प्रणाली और गल्ला बख्शी प्रणाली, कनकूत प्रणाली और गल्ला बख्शी प्रणाली। गल्ला बख्शी सबसे प्राचीन और सबसे प्रचलित प्रणाली में से एक थी। तो ये भू राजस्व के निर्धारण की प्रमुख रूप से 3 पद्धतियां थीं। अगर हम बात करें अकबर की, तो अकबर ने कृषि योग्य भूमि को 4 प्रकार में बांटा था: पोलज, परती, चांचर और बंजर। पोलज उस भूमि को कहा जाता था जिस पर हर वर्ष खेती की जाती थी, उसको पोलज कहा जाता था। पोलज, परती, चांचर और बंजर, ये 4 प्रकार की भूमि को अकबर ने विभाजित किया था। मुगल काल में ही 17वीं शताब्दी में तंबाकू और मक्का की खेती प्रारंभ हुई। इसको प्रमुख रूप से जहांगीर ने शुरू करवाया था, मक्का और तंबाकू की खेती को। मुगल कालीन सिक्कों की बात करें तो मुगल काल में कुछ शासकों द्वारा प्रमुख सिक्के चलाए गए, जिसमें शेरशाह सूरी ने चांदी का रुपया जो कि 180 ग्रेन का होता था और तांबे का दाम 380 ग्रेन का, चांदी का रुपया और तांबे का दाम शेरशाह सूरी ने चलाया था। अकबर ने मुहर नामक सिक्का चलवाया और अकबर के सिक्कों की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि उसके सिक्कों पर राम, सीता, सूर्य और चंद्रमा की आकृति बनी रहती थी। बाबर ने शाहरुख नामक सिक्का चलवाया और जहांगीर ने निसार नामक सोने का सिक्का चलवाया था। तो ये सिक्के इंपॉर्टेंट हैं, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद आते हैं मुगल कालीन चित्रकला की तरफ। मुगल कालीन चित्रकला फारसी या ईरानी शैली से प्रभावित थी, जिसकी नींव हुमायूं द्वारा रखी गई थी। हुमायूं द्वारा सर्वप्रथम मुगल कालीन चित्रकला की नींव रखी गई थी। मुगल काल का सबसे प्रारंभिक चित्र संग्रह की बात करें, एल्बम की बात करें, तो ये था हमजा नामा, जिसको दास्तान ए अमीर हमजा के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण या इसको मीर सैयद अली व अब्दुस समद ने तैयार किया था। बात करें चित्रकला में तो अकबर के समय में भी चित्रकारी काफ़ी प्रचलित थी। उस समय दसवंत सबसे प्रमुख चित्रकार थे, बसावन भी प्रमुख थे और अब्दुस समद भी प्रमुख थे। लेकिन चित्रकला का सर्वोत्कर्ष या चरमोत्कर्ष काल जिसको कहा जाता है वो था जहांगीर का काल। जहांगीर का काल मुगल चित्रकला का चरमोत्कर्ष काल था। इसमें 2 बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार थे, मंसूर और अबुल हसन। मंसूर को जहांगीर ने नादिर उल अस्त्र की उपाधि दी थी, जबकि अबुल हसन को नादिर उल जमा की उपाधि दी थी। मंसूर बहुत ही फेमस चित्रकार था। इसने साइबेरिया के दुर्लभ सारस का भी चित्र बनाया था, जो कि बहुत ही फेमस था, बहुत ही दुर्लभ था और बहुत ही महत्वपूर्ण था। ओके, अब आते हैं मुगल कालीन शासकों के मकबरों की तरफ। देखिए, अक्सर इससे प्रश्न पूछ लेता है, क्योंकि मुगल कालीन जितने भी शासक हैं उसमें 2 शासक ऐसे हैं जिनके मकबरे भारत में नहीं स्थित हैं, भारत से बाहर विदेश में स्थित हैं। बाबर की बात करें सबसे पहले, बाबर का मकबरा काबुल अफगानिस्तान में स्थित है। तो पहला मकबरा जिसका मकबरा भारत से बाहर स्थित है कौन है? बाबर। देखो, बाबर को पहले आगरा में दफनाया गया था, लेकिन उसकी इच्छा शुरुआत से ही थी कि जब उसकी मृत्यु हो तो उसका मकबरा भारत से बाहर काबुल में बने। तो इसीलिए बाद में उसको काबुल में उसके मकबरे का निर्माण किया गया था। ओके, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में ही स्थित है। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है। अकबर का मकबरा आगरा के सिकंदरा में स्थित है। जहांगीर का मकबरा लाहौर के शाहदरा में स्थित है। तो जहांगीर का भी मकबरा भारत में नहीं है, ये भारत से बाहर पाकिस्तान के लाहौर के शाहदरा में है। शाहजहां का मकबरा आगरा ताजमहल में ही शाहजहां का भी मकबरा है। औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद दौलताबाद यानी महाराष्ट्र में स्थित है। ओके, तो कुल मिलाकर बाबर और
जहांगीर, ये दो ऐसे शासक थे मुगल काल के जिनका मकबरा भारत से बाहर विदेश में स्थित है और सभी के भारत में ही स्थित हैं। ओके, तो ये आपको जानना जरूरी है। आज के लिए इतना ही करते हैं, और एक वीडियो संभवतः मुगल काल के स्थापत्य कला, संगीत और साहित्य पर और आएगा, जिसमें आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। देखिए, आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक बार कमेंट में ज़रूर बता दिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोस को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले सकें। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें। साथ ही अगर आप लोग पहली बार देख रहे हैं तो आप लोगों के लिए एक नई सूचना भी है, जीएस की यानी कंप्लीट सामान्य अध्ययन की, कंप्लीट करंट अफेयर्स की और ARO स्पेशल हिंदी की कंप्लीट नोट्स उपलब्ध हैं। साथ ही ऑनलाइन बैच भी प्रारंभ होने वाला है। ऑनलाइन बैच से आप जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि मैं अपनी जो मैं प्लान बना रहा हूँ उसको और भी तेज़ी से बनाकर आपके सामने प्रस्तुत कर सकूँ। ओके, नमस्कार।